डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 1 झगड़ा। मुंबई। एक बड़े से बंगले में हाल में काफी सारे लोग मौजूद थे। देखने से लग रहा था कि किसी चीज की को डिस्कस करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे। वहां पर जितने भी लोग थे उनको देखकर लग रहा था कि वो लोग किसी पावरफुल फैमिली से हो। तभी वहां पर एक बड़े बुजुर्ग की भारी सी आवाज गूंजती है। वो कह रहे थे, तुम्हें कितनी बार समझाया है ध्रुव, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, लेकिन तुम हमेशा अपनी मन के करते हो। क्या तुम एक बार भी परिवार की इज्जत के बारे में भी नहीं सोच सकते हो? उद्धरण चिन्ह। इस पर जो उनके सामने खड़ा लड़का, जो इतनी देर से सर झुकाए सब सुन रहा था, उसका सब्र टूट जाता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, परिवार? कैसा परिवार? ये कैसा परिवार है दादाजी, जिस परिवार में किसी को कुछ भी करने की आजादी नहीं है? जब भी कोई कुछ अपने मन की करते हैं तो आप उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि इससे आपके परिवार की सो कॉल्ड इज्जत चली जाएगी, है ना दादाजी? इस पर दादाजी चिल्लाते हुए कहते हैं, ध्रुव तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग रहे हो आजकल? जिस पर ध्रुव कहता है, दादाजी मैं कहाँ बोलने लगा रहा हूँ, मैं तो आपका सच बता रहा हूँ बस, और आपको इससे भी तकलीफ है तो बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। वैसे भी मैं ये रोज रोज के ड्रामे से तंग आ गया। अब आप फैसला कर ही दीजिए, क्योंकि इस महल में मुझे घुटन होने लगी है, और अगर ऐसा रहा तो कहीं मैं एक दिन इसी घुटन की वजह से कहीं मर ना जाऊं। तो आइए जानते हैं इस लड़के के बारे में। इसका नाम ध्रुव सिंघानिया है। सिंघानिया एम्पायर का इकलौता वारिस। लेकिन ध्रुव को इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता है, आजादी चाहता था, और यही बात उसके घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, और खासकर उसके दादाजी को। वो इसी वजह से ध्रुव को टोकते रहते थे जब भी ध्रुव कोई काम अपने मर्जी से करता था या करने की कोशिश करता था। ऐसे न रहो, वैसे न रहो, ऐसे न करो, वैसे न करो, और भी जाने क्या क्या। और अब तो ये रोज का हो गया ही। आए दिन परिवार में कोई न कोई तमाशा होता रहता था, और हर बार एक टॉपिक होता था, ध्रुव, बस ध्रुव। जब ध्रुव फैसला करने को कहता है तब उसके दादाजी कहते हैं, जब तुम्हें इतनी दिक्कत है तो चले क्यों नहीं जाते इस घर से? जिस पर ध्रुव कहता है, अब आपको यही फैसला है तो यही ठीक है, वैसे आपने पहली बार कोई फैसला सही किया है। तो आप सब मेरी बात गौर से सुन लीजिए। आज से, बल्कि अभी से, इस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और न ही आप लोगों का कोई रिश्ता मुझसे है। जा रहा हूं मैं, ये घर, ये पैसा, ये रुतबा छोड़कर, ये सब चीजें आप सभी को ही मुबारक हो। इतना कहकर वह बाहर की निकलने लगता है। तभी एक बार फिर उसके दादाजी की आवाज गूंजती है और वो कह रहे थे, अच्छा तो तुम जा रहे हो? और फिर थोड़ा सा हंस देते हैं, और फिर वो आगे कहते हैं, जाओ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने दिन ये सारी चीजें छोड़कर रह लेते हो, और अगर के दिन भी तुम इन सब चीजों के बगैर रह लिए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, और अगर तुम एक दिन भी इन चीजों के बगैर नहीं रह पाए तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। अभी दादाजी आगे बोलते उससे पहले ध्रुव बोलता है, दादा जी, क्या आप भी बच्चों जैसी बातें करने लगे हैं? खैर, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, अगर मैं आपके और आपकी इन सभी चीजों के बगैर नहीं रह पाया तो मैं यहां आने से बेहतर मैं मौत को चुनूंगा। उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि इस जन्म में तो मैं आपकी गुलामी करने से रही नहीं। और ये मेरी बात को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ध्रुव कुछ ठान लेता है तो वो करके रहता है, फिर चाहे उसे अपने आप को खत्म ही क्यों न करना पड़े। गुड बाय, चलता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। और वही दूसरी तरफ उसकी फैमिली पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, और खासकर उसके दादाजी। थोड़ी देर बाद दादाजी किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं, उसके सभी कार्ड्स ब्लॉक कर दो और उसको हर चीज के लिए तरसा दो, ताकि उसको भी पता चले कि वो क्या छोड़कर चला गया। इतना कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। दादाजी जाने अनजाने में ही ये गलती कर बैठे हैं कि उनका ये फैसला उनके ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है। खैर, जो होना होता है उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। एपिसोड 2 ध्रुव का राहुल के फ्लैट पर जाना। वही ध्रुव की दादी जी, जो इतनी देर से सब देख रही थी, वो ध्रुव के दादाजी से बोलती है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, और कहीं उसने जो कहा है वो उसने कर लिया तो हम क्या करेंगे? जिस पर उसके दादाजी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं उसे हर एक चीज के लिए मोहताज कर दूंगा कि उसको मेरे पास वापस लौटने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचेगा। दादाजी अपने अहंकार में इतना डूब गए थे कि उनको ये तक नहीं पता चला पर रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। इस पर ध्रुव की दादी जी कहती है, भूलिए मत, वो आपका ही खून है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके इस फैसले से ध्रुव की जिंदगी तबाह हो सकती है, और मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आप अपना फैसला जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी बदल दीजिए, वरना बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई।
लेकिन वही दादाजी अपनी पत्नी की बात सुनते हैं तो उन्हें भी कहीं न कहीं अपने दिल के कोने में कुछ गलत होने का आभास होता है, लेकिन वो अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए थे जिसके कारण वो उसे पहचान नहीं पाते हैं, या ये कहे कि पहचानना नहीं चाहते हैं। वही ध्रुव जब अपने घर से बाहर आता है तो वह वॉलेट निकालकर उसमें जितनी भी कार्ड्स थे उनको निकालकर तोड़कर वही डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ तक वो अपने मोबाइल को भी वही फेंक देता है। उसका मोबाइल ऐसा वैसा मोबाइल नहीं था, यह मोबाइल सिर्फ सिंघानिया फैमिली के मेंबर के लिए ही बनवाया जाता है और वो ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते थे। ध्रुव ने वो फोन भी निकालकर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ध्रुव वो हर चीज को छोड़कर जो उसे इस घर से जोड़ती थी वो सब वही फेंक कर ध्रुव वहां से अपने दोस्त के अपार्टमेंट में चला गया। ध्रुव जब अपने दोस्त के अपार्टमेंट में जाता है तो तब वो अपार्टमेंट के डोर की डोर बेल बजता है। काफी देर डोर बेल बजाने के बाद एक लड़का डोर ओपन करता है तो ध्रुव उस लड़के से कहता है, अरे राहुल, इतनी देर से तुम्हारा डोर पीट रहा हूं और तुम अब उठकर आ रहे हो जैसे तुम्हें कोई कुछ फर्क ही न पड़ रहा हो। जिस पर राहुल कहता है, अरे ध्रुव, तू यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इस वक्त। इस पर बिना कोई जवाब दिए ध्रुव बिना कुछ कहे अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वहां पर सोफे पर पसर जाता है। फिर ध्रुव वहीं पर उसके पास पड़े हुए टीवी के रिमोट को उठाकर अपने सामने लगी हुई टीवी को चालू कर देता है और टीवी चालू होते ही सबसे पहले एक ही न्यूज़ फ्लैश होती नजर आ रही थी और वो न्यूज़ थी आज की ताज़ा खबर। सिंघानिया परिवार के एकलौते वारिस ध्रुव सिंघानिया को सिंघानिया परिवार से बेदखल कर दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कोई ध्रुव का कोई साथ देगा या उसकी कोई भी मदद करेगा तो वो सीधा सिंघानिया परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। वही जब ये सब सुनता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसे एक बात की हैरानी होती है। उसने ये तो सोचा था कि ये सब जरूर होगा, लेकिन इतनी जल्दी उसने भी नहीं सोचा था कि वो लोग इतना गिर जाएंगे। ध्रुव अपने मन में कहता है, काश मम्मा पापा होते तो ये सब कभी नहीं होता है। वही जब ध्रुव का दोस्त राहुल जब ये सब देखता है और जब ये न्यूज़ देखता ही या तो वो पूरी तरीके से शॉक रह जाता है और शॉक के वजह से वही सोफे पर धाम से बैठ जाता है, या ये कहे कि गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह होश में आता है और ध्रुव से पूछता है, ध्रुव, ये सब क्या है और ये सब क्या सच है और ये सब लोग क्या बोल रहे हैं, जिस पर ध्रुव उसे शांत कराते हुए बोलता है, तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं हुआ है और ये सब जो देख रहा है तो हाँ, ये सब सच है। मैं सब कुछ छोड़कर चला आया हूँ क्योंकि मुझे अब वह घुटन होने लगी थी और ये सब तो एक न एक दिन होना ही था, तो आज ही सही। जब राहुल ये सब कुछ ध्रुव के मुंह से सुनता है तो वह एक बार फिर शॉक रह जाता है और दोनों यूं ही कुछ देर ऐसे बैठे रहते हैं। फिर ध्रुव कुछ सोचकर राहुल से बोलता है, राहुल, मैं जानता हूं कि तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन अब मुझे अब जाना ही होगा यहाँ से, इन सब बहुत दूर जहां मुझे कोई ढूंढ न पाए। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं जब मैं काबिल बन जाऊंगा तब जरूर तुमसे मिलने आऊंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। इतना बोलकर वह उसे गले लगा लेता है और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क कर राहुल के कंधे पर गिर जाते हैं। जब राहुल ध्रुव को ऐसे देखता है तो उसे भी दुख होता है। वो अपने मन कहता है, कहाँ हमेशा चिल्ला करने वाला और हंसी मजाक करने वाला इंसान आंसू बहा रहा है, काश मैं कुछ इसकी मदद कर पाता, लेकिन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो खुद उसकी वजह से अपनी स्टडी कंप्लीट कर पा रहा हूँ। वही ध्रुव राहुल के गले लगकर उससे अलग होता है और कहता है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और हाँ, मैं जरूर आऊंगा। इतना कहकर वो घर से बाहर निकलने के लिए डोर की तरफ बढ़ जाता है। एपिसोड 3, ध्रुव का रोहित से मिलना। लेकिन ध्रुव डोर तक पहुंचता उससे पहले राहुल की आवाज आई। राहुल कह रहा था, ध्रुव इस वक्त कहाँ जाएगा, जिस ध्रुव कहता है जहां किस्मत ले जाए और कहा, और यह कहकर वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी फिर से राहुल की आवाज आती है, ध्रुव 1 मिनट रुक, मैं अभी आया, और यह कहकर वो अंदर चला गया। फिर कुछ देर बाद राहुल बाहर आया और ध्रुव के हाथों में कुछ रुपए उसके हाथ में रख दिए और कहता है, ये मत समझना कि मैं तुम्हारा कर्ज दे रहा हूँ, बस कुछ काम आ जाएगा इसलिए दे रहा हूँ और तू मना नहीं करेगा, नहीं तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। उसको ऐसे बच्चों जैसी बात करते देख ध्रुव के चेहरे में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, इसलिए वो भी राहुल की बात मानकर वो रुपए रख लेता है, ये सोचकर कहीं शायद काम आ जाए, और राहुल के एक बार फिर गले लग जाता है। गले लगकर वो बिना कुछ कहे वो वहां से चला जाता है। वही राहुल उसे जाता देखकर अपने मन में महादेव से कहता है, क्यों महादेव, क्यों, जो सबसे अच्छे होते हैं उन्हीं को क्यों सब कुछ झेलना पड़ता है। महादेव, बस आपसे एक ही इच्छा है, आपसे मेरे दोस्त ध्रुव को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे संभाल लेना महादेव। वही ध्रुव जब राहुल के अपार्टमेंट से बाहर आता है और अपने हाथों में राहुल के दिए हुए रुपयों को देखता है, और रुपयों को देखने के बाद ध्रुव अपने मन में कहता है, अब क्या करूंगा इन पैसों का, जब कोई अपना ही न बचा हो। राहुल ने उसे करीब 5 से 6 हजार रुपए दिए थे। फिर ध्रुव कुछ सोचकर आगे बढ़ जाता है। सुनसान रोड में कोई नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक उसे एक भी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन ध्रुव को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ऐसे ही बिना कुछ ध्यान दिए बेशुद्ध बस चलता जा रहा था।
ध्रुव चलते चलते एक टैक्सी स्टैंड आ पहुंचा। उसे पता ही नहीं चला कि कब से चलता जा रहा था, वो इतनी दूर आ गया था उसे कोई सुध नहीं थी। जब ध्रुव ने टैक्सी स्टैंड देखा तो पता नहीं उसे क्या सूझा, वो जाकर एक टैक्सी में बैठ गया, जिस पर वो टैक्सी का ड्राइवर उससे पूछता है कहाँ जाना है साहब। जिस पर ध्रुव कुछ समझ में नहीं आता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वो इसी उधेड़ बुन में था कि उसे कहाँ जाना चाहिए कि उसे फिर से उसे एक बार उसी टैक्सी ड्राइवर की आवाज आती है, साहब मैं आपसे से पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है आपको। जिस पर ध्रुव के मुंह से अनायास टर्मिनल निकल जाता है। वही जब ड्राइवर जब टर्मिनल सुनता है तो वह तुरंत अपनी टैक्सी टर्मिनल की ओर बढ़ा देता है। लेकिन वही ध्रुव अपने मन में कहता है कि उसके मुंह से टर्मिनल ही क्यों निकला और कुछ क्यों नहीं। फिर कुछ देर सोचता है इस बारे में, फिर कुछ सोचकर अपना सर झटकता है और कहता है अब किस्मत जहां ले जाए वही सही, बस मुझे सुकून और आज़ादी चाहिए और कुछ नहीं, और सब चीज़ों से पक चुका हूँ। इतना कहकर वो अपनी आंखों को बंद कर सीट में अपना सर टिकाकर थोड़ी देर सो जाता है। काफी देर बाद जब उसे टैक्सी ड्राइवर की आवाज आती है तब ध्रुव की नींद खुलती है, तो ध्रुव ड्राइवर से पूछता है क्या हम पहुंच गए। जिस पर ड्राइवर कहता है जी साहब हमने आपको कितनी आवाज लगाई आप उठ ही नहीं रहे थे। जिस पर ध्रुव हाँ में सर हिला देता है और फिर वो टैक्सी से बाहर निकल जाता है। टैक्सी से बाहर निकलकर उसे बहुत तेज अंगड़ाई आ रही थी, इसलिए ध्रुव टैक्सी से निकलकर पहले बहुत तेज अंगड़ाई लेता है। जो टैक्सी ड्राइवर बखूबी देख रहा था उसको ऐसे देखकर ध्रुव थोड़ा सा कपका जाता है। फिर ध्रुव टैक्सी का किराया दे देता है और फिर वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को देखता है। उसकी ओर देखकर ध्रुव कहता है तो अब तुम मुझे ले जाओगे मेरी मंजिल के पास। इतना कहकर टर्मिनल के अंदर चला जाता है। जब वो टर्मिनल के अंदर आता है तो वो देखता है सब जगह भीड़ ही भीड़ है, तो उसको थोड़ी इरिटेशन होने लगती है। सब जगह एक ही आवाज आ रही थी, चाय गर्म चाय गर्म। तो ध्रुव चारों तरफ नजर दौड़ता है तो उसे एक एंड्स गेट पर एक टीटी नजर आता है। जब ध्रुव टीटी को देखता है तो उसे थोड़ी राहत नजर आती है, तो ध्रुव बिना देरी किए भीड़ के बीचों बीच से निकलकर उस टीटी के पास पहुंच जाता है। जब वो टीटी के पास पहुंचता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि जो टीटी था वो ध्रुव का दोस्त रोहित था। ध्रुव रोहित को पुकारता है रोहित तू तो टीटी बन गया। जब रोहित ये सुनता है तो वह अपना सर उठाकर उस ओर देखता है और जब उस ओर देखता है तो उसे ध्रुव नजर आता है, जिसे देख रोहित शॉक हो जाता है। ध्रुव तू यहाँ, वो भी इस वक्त। जिस पर वो रोहित से कहता है वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता कि अभी कौन से ट्रेन आने वाली है। जिस पर रोहित कहता है इस टाइम एक ही ट्रेन है, वो जम्मू तवी एक्सप्रेस जो बस 10 मिनट में आने वाली है, पर तू बता ये सब क्यों पूछ रहा है। जिस पर ध्रुव जल्दी से रोहित से कहता है पहले तू मेरे लिए एक टिकट अरेंज कर फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस पर रोहित हमें सर हिला देता है और जल्दी से एक फर्स्ट क्लास की एक टिकट लाकर ध्रुव के हाथों में थमा देता है और कहता है अब बता क्या हुआ। जिस पर ध्रुव रोहित से कहता है आज की ब्रेकिंग न्यूज देख ले पता चल जाएगा। जिस पर रोहित उसे नासमझी उसकी ओर देखता है। एपिसोड 4 ट्रेन का पटरी से उतरना। जिस पर ध्रुव जल्दी से रोहित से कहता है पहले तू मेरे लिए एक टिकट अरेंज कर फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस पर रोहित हाँ में सर हिला देता है और जल्दी से एक फर्स्ट क्लास की एक टिकट लाकर ध्रुव के हाथों में थमा देता है और कहता है अब बता क्या हुआ। जिस पर ध्रुव रोहित से कहता है आज की ब्रेकिंग न्यूज देख ले पता चल जाएगा। जिस पर रोहित उसे नासमझी उसकी ओर देखता है। तब ध्रुव आगे कहता है तू देख तो पता चल जाएगा। जिस पर रोहित अपना मोबाइल निकालकर ब्रेकिंग न्यूज देखने लगता है। उसको भी वही न्यूज में दिखाई देता है जो ध्रुव ने राहुल के घर में देखा था। जब रोहित ने ये न्यूज देखी तो वो भी थोड़ी देर के लिए शॉक रह गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को शॉक से बाहर निकाला और ध्रुव की ओर देखा और कहा ये तो होना ही था एक न एक दिन, पर इतनी जल्दी ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। खैर ये सब छोड़, अब बता अब क्या करेगा। जिस पर ध्रुव कहता है करना क्या है, अब जो किस्मत कराएगी वो करूंगा, फिलहाल के लिए मैं इस शहर से दूर जा रहा हूँ। जिस पर ध्रुव का दोस्त रोहित कुछ नहीं कहता है, लेकिन थोड़ी देर वो ध्रुव से कहता है अपना ख्याल रखना और हाँ किसी चीज की भी जरूरत हो बस अपने भाई को याद कर लेना और अब जा जल्दी वरना तेरी ट्रेन छूट जाएगी। अरे हाँ मैं बताना भूल गया कि तेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म 4 पर आकर खड़ी हो गई। जिस पर ध्रुव रोहित के गले लगकर वहां से चला जाता है। वही रोहित उसे जाता देखकर अपने मन में कहता है काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। ध्रुव मुझे माफ कर दे, तुझे जब जरूरत है तब हम में से कोई तेरी मदद नहीं कर सकता, हो सके तो माफ कर दे अपने भाई को। इतना कहकर वह वापस अपने काम में ध्यान देने लग गया। और वही ध्रुव जल्दी से प्लेटफॉर्म 4 में पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी ट्रेन पहले ही आकर खड़ी हो गई है। जैसा कि रोहित ने बताया था तो सबसे पहले ध्रुव प्लेटफॉर्म में लगे स्टॉल में जाता है और अपने लिए एक मास्क लेता है और उसे लगा लेता है ताकि उसे कोई भी पहचान न पाया। क्योंकि ध्रुव की न्यूज इस वक्त ट्रेंडिंग हो रही थी, इसलिए ध्रुव ने मास्क खरीद कर लगा लिया था। फिर ध्रुव अपना बिर्थ ढूंढकर ट्रेन में जाकर बैठ जाता है।
ध्रुव के ट्रेन के बैठने के ही थोड़ी देर बाद उसकी ट्रेन चलने के लिए हॉर्न दे देती है। 2-3 हॉर्न देने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म 4 से डिपार्चर हो जाती है। वही ध्रुव भी अपना शहर छूटते देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। उसे अभी तक बिताए हुए सारे पल याद आने लगता है। तभी उसके मुंह से निकलता है, काश ऐसा न होता तो कितना अच्छा होता, और उसके आंखों से 2 बूंद आंसू छलक जाते हैं, जिस वजह से ध्रुव अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना सर अपने सीट पर टिका देता है। ध्रुव वही सीट पर अपना सर टिका कर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। करीब 2-3 घंटे बाद ध्रुव की नींद खुलती है। तब वो देखता है कि ट्रेन खड़ी है, इसलिए वो बाहर जाकर देखता है कि ट्रेन कौन से स्टेशन में खड़ी है। ध्रुव बाहर आकर देखता है तो वह देखता है कि ट्रेन इस वक्त सूरत में खड़ी है। तो ध्रुव भी थोड़ी देर की बाहर आकर थोड़ा फ्रेश हो जाता है। ध्रुव फ्रेश होकर अभी इधर उधर टहल ही रहा था कि तभी उसे अपनी ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी, इसलिए ध्रुव बिना देर किए भागकर अपने बिर्थ में जाकर बैठ जाता है। ध्रुव के बैठते ही ट्रेन चल पड़ती है, जिस वजह से ध्रुव अपने आप से कहता है, अगर थोड़ी देर हुई होती तो पक्का ट्रेन छूट जाती। खैर, जो नहीं हुआ उसके बारे क्या सोचना। इतना बोलकर वो खिड़की के पास जाकर बैठ गया और बाहर का नजारा देखने लगा। ध्रुव बाहर का नजारा देखते देखते उसे एक बार फिर से उसे नींद आने लगी थी। अभी ध्रुव अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद करता है, तभी उसे कुछ महसूस हुआ तो वो ध्रुव अपनी आंखों को सही से खोलता है और देखता है क्या हुआ। जब ध्रुव ट्रेन की खिड़की से देखने की कोशिश करता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि ट्रेन के आगे वाले डब्बे पटरी से उतरने लगे थे। जब तक ध्रुव अपने आप को संभालता तब तक ध्रुव का डब्बा भी पटरी से उतर गया, और ट्रेन के डिब्बे को पटरी से उतरने के कारण वो ट्रेन का डिब्बा 2-3 बार पलटी खाकर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरा। इस वजह से वहां पर चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। चारों तरफ ट्रेन के डिब्बे बिखरे पड़े हुए थे और जो यात्री बचे हुए थे वो सब अपने अपने लोगों को ढूंढने लगे। उस नज़ारे को देखकर इंसान की रूह कँप जाए। चारों तरफ चीख पुकार मच रही थी, कोई अपने पति को खोज रहा था तो कोई अपने बच्चे को। वही इन सब से दूर ध्रुव, जिसके डिब्बा कुछ ज्यादा ही दूर जाकर गिरा था, उस डिब्बे के अंदर भी काफी लोग फंसे हुए थे। वही ध्रुव भी अपने कंपार्टमेंट में फंसा हुआ था। उसको देखकर लग रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी। उसके सर से खून ही खून निकल रहा था। उसके एक हाथ की पूरी खाल ही निकल गई, सिर्फ उस हाथ की हड्डी ही दिखाई दे रही थी और उसके दोनों पैर फंसे हुए थे। ध्रुव का अपार्टमेंट पूरा सिकुड़ चुका था। उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसमें कोई भी बचा होगा, और है भी ऐसा ही। उसमें ध्रुव के अलावा और कोई जिंदा नहीं बचा था, सब मर चुके थे। तो ध्रुव क्या बच पाएगा, जानने के लिए बने हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों, आगे क्या होगा नावेल में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड 5 रीबर्थ अ न्यू लाइफ विद एआई। ध्रुव के कंपार्टमेंट में ज्यादातर लोग मर चुके थे और ध्रुव भी अपने आप को वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्रुव अपने आप को निकाल नहीं पा रहा था। और ध्रुव के सर से लगातार खून निकलने से वो कमजोर भी होता जा रहा था। उसके आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। ध्रुव के आंखें बंद होते ही ध्रुव ने अपने मन कहा, हे महादेव, क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है? क्या मैं बिना कुछ करे ही मर जाऊंगा? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? क्यों महादेव, क्यों क्यों महादेव? इसके आगे ध्रुव कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि अब तक ध्रुव की सांसें बंद हो चुकी थी। वहीं इन सब से काफी दूर एक सरकारी अस्पताल में एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था और उसके सर और हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उस लड़के को देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल की होगी। तभी उस लड़के की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। लड़के की आंखें खुलते ही उसे बहुत तेज रोशनी दिखाई पड़ी, जिस वजह से वो अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है और बाद में धीरे धीरे अपनी आंखें फिर से खोलता है। जब वो लड़का अपनी आंखों को खोलकर देखता है तो उसे जैसे शौक लग जाता है और वो अपने मन में कहता है, ध्रुव तू तो मर गया था न, तो यहाँ से कैसे आया? क्या कोई तुझे वहां से बचा लाया? तभी उसे अपने दिमाग में एक आवाज आई, यस बॉस, मैं आपको वहां से बचा ली। ये आवाज सुनकर ध्रुव को डर के मारे हालत और खराब हो जाती है और वो डरते डरते अपने मन में कहता है, कौन है? जिस पर उसे के बार फिर से उसे आवाज सुनाई पड़ती है, हेलो ध्रुव, मैं आपकी एआई सिस्टम। कौन बोला? मैं आपका एआई सिस्टम बोल रहा हूँ। इतना सुनते ही ध्रुव की हालत और खराब होने लगी। सिस्टम? और ये कैसा सिस्टम है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? क्या ये कोई भूत वूत है यहाँ पर? ध्रुव की बातों से सिस्टम थोड़ा सा नाराज हो जाता है और तभी ध्रुव के दिमाग में एक इंटरफेस खुलता है, जिसमें से एक छोटी सी लड़की बाहर निकलती है और ध्रुव से कहती है, क्या मैं तुम्हें भूत लगती हूँ? ध्रुव ये सब नजारा देखकर तो बेहोश ही हो जाता है। ध्रुव के बेहोश होते हुए देखकर वो लड़की कहती है, आजकल के इंसान कितने कमजोर होते हैं। इतना कहकर वो लड़की वापस चली है और उस लड़की वापस जाते ही सिस्टम का इंटरफेस बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद ध्रुव को होश फिर से आता है। होश में आते ही उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था, जिस वजह से उसकी हल्की से आह निकल जाती है।
आह, ये सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है जिस वजह से वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। थोड़ी देर ध्रुव ध्रुव अपनी आंखों को खोलता है, तभी उसे सिस्टम की आवाज फिर से आती है। हेलो ध्रुव, अब कैसा लग रहा। मम्मी भूत। ए चुप आयमा, अगर तुमने मुझे भूत कहा तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा खून कर दूंगी। जिस पर ध्रुव थोड़ा सा शांत हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा नाम एआई सिस्टम है और मेरा काम तुम्हारी हेल्प करना। हेल्प? हाँ हेल्प, और मेरी पहली पूरी बात सुनो फिर तुम बोलना, समझे। अब सुनो ध्रुव, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता एक साइंटिस्ट थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे बनाया था तुम्हारी हेल्प करने के लिए। इसलिए जब तुम्हारा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तब उसमें तुम्हारी डेथ हो गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें उसमें से तुम्हारी सोल को इस बॉडी में ट्रांसफर करवा दिया क्योंकि मुझे उस वक्त यही बॉडी मिली थी। जब ध्रुव ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं मर चुका हूँ? और ये बॉडी किसकी है? और ये बॉडी किसकी है? ये एआई सिस्टम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब आई सिस्टम कहता है, ध्रुव तुम थोड़ा शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें समझती हूँ। ध्रुव देखो, जब तुम्हारा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तब उसमें तुम मर चुके हो और तुम्हारी सोल को इस बॉडी में है, और ये बॉडी जिसकी है वो मर चुका है। मैं इसकी बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हारे माइंड में भेज रही हूँ, तुम देख लेना। फिर सिस्टम उस बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन ध्रुव के दिमाग में भेज देती है, जिस वजह से एक बार फिर ध्रुव के सिर में बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। ध्रुव अपने दिमाग में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ता है। आयन जायसवाल, उम्र 21 साल, और ये इस वक्त इंटर कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन ये पढ़ाई में बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी इसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, और इसकी एक छोटी सी बहन भी है जो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इसके कॉलेज लड़ाई हुई थी जिसमें इस लड़के की डेथ हो गई थी। इसका परिवार मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता है, और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन ध्रुव पढ़ता है। जब ध्रुव पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ लेता है तब उसे एक बार फिर सिस्टम की आवाज आती है, ध्रुव अब तुम समझ चुके होगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगी, वहां पर तुम्हारे पापा का आखिरी मैसेज देख लेना, तुम समझ जाओगे। क्या मेरे पापा का मैसेज? कहां पर? जिस पर सिस्टम उसे एक एड्रेस दे देती है और कहती है, लेकिन ध्रुव पहले तुम अपने आप को ठीक कर लो क्योंकि तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तब तक मैं चलती हूँ, कुछ हेल्प चाहिए तो तुम मुझे एक बार याद कर लेना। इतना कहकर वो वापस चली जाती है। यहाँ ध्रुव सोच पड़ जाता है और वो अपने आप से कहता है, हे महादेव, क्या आपने मुझे फिर से जीने का एक मौका दिया है? अगर हाँ तो मैं इस मौके को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा, अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी पाऊंगा। इतना कहकर वो खुश हो जाता है। एपिसोड 6, आयन का डिस्चार्ज होना। ध्रुव अभी ये सब सोच ही रहा था और वो ये सब सोच सोच के खुश हो रहा था कि तभी उसके वार्ड के कमरे का डोर खुला और एक 40 से 45 उम्र की महिला अंदर आती है और ध्रुव के पास आकर वही उसके पास में बैठ जाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ से फेरने लगती है और उससे कहती है, जल्दी से ठीक हो बेटा, अब और नहीं सहा जाता तुमको ऐसे देखते हुए। वही जो ध्रुव अपनी आंखें बंद कर लेता हुआ था, वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलकर उस महिला की तरफ देखता है तो पाता है उस महिला की आंखों में आंसू थे। शायद अपने बेटे को ऐसी हालत को देखकर उस महिला को आंखों में आंसू थे। जब वो महिला ध्रुव को अपने तरफ देखता पाती है तो बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, बेटा तुझे होश आ गया, अब तुझे कैसा लगा रहा है? रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। फिर वो महिला डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। वही ध्रुव जो महिला को इतनी देर से परेशान होकर देख रहा था, वो अपने मन में कहता है, काश पिछले जन्म में ऐसी माँ होती तो कितना अच्छा होता, तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं बितानी नहीं पड़ती। खैर, जो अब नहीं हुआ वो अब होगा। वही जो महिला जो डॉक्टर को बुलाने गई थी वो डॉक्टर को बुला के ले आती है और डॉक्टर ध्रुव को चेक करने लगते हैं। थोड़ी देर चेक करने के बाद वो डॉक्टर उस महिला से कहता है, देखिए मिसेस जायसवाल, अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी बहुत इंजरी है जो वक्त के साथ सही हो जाएगी, अब आप चाहे तो इन्हें आप घर लेकर जा सकती है। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। वही वो महिला जब डॉक्टर की बात सुनती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और खुश होते हुए ध्रुव के पास आती है और उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोलती है, अब मेरा बच्चा कैसा है? जिस पर ध्रुव अपनी दबी हुई आवाज में कहता है, मैं ठीक हूँ माँ, आप परेशान मत हो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर मेरा बेटा कह रहा है तो मैं नहीं होती परेशान, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे अपनी माँ को ऐसे देखते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चलो अच्छा, अब चलो फ्रेश हो जाओ, मैं डिस्चार्ज पेपर लेकर आती हूँ। फिर वो महिला ध्रुव को धीरे से उठाकर उसे बाथरूम में भेज देती है और वो डिस्चार्ज पेपर लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद ध्रुव फ्रेश होकर धीरे धीरे चलकर रूम में वापस आकर बेड में बैठ जाता है और वो अपनी माँ का इंतजार करने लगता है और अपने मन में कहता है, अब से मेरी न्यू जिंदगी शुरू हुई। तभी वो महिला ध्रुव के वार्ड में वापस आती है तो वो ध्रुव को अपने बेड में बैठा हुआ पाती है। वो महिला ध्रुव के पास आकर कहती है, आयन चलो बेटा, अब घर चलते हैं। इतना कहकर वो ध्रुव सहारा देते हुए अस्पताल से बाहर ले आती है और एक टैक्सी को रुकवा कर दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। तो आइए जानते आयन की फैमिली के बारे। ये जो महिला जो
ध्रुव को लेकर गई है। इनका नाम है निशा जायसवाल है। ये कहने को हाउसवाइफ है, लेकिन ये जब घर में फ्री होती है तब ये घर में बैठे बैठे पार्ट टाइम जॉब करती है। और इनका हस्बैंड हेमंत जायसवाल ये भी एक प्राइवेट जॉब करते हैं और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। बेटी का नाम नेहा जायसवाल, जो कि अभी हाई स्कूल में पढ़ रही है। नेहा बहुत चुलबुली और मुफ्त वाली है, जो उसके मुंह में आता है वो बोल देती है। इसी वजह से इसकी अपने भाई नहीं पटती है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। और अब आते हैं अपने कहानी के हीरो के बारे। आयन जायसवाल दिखने में ठीक ठाक लगता है और ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, या ये कहे कि इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के गुड बाय। सॉरी, आज थोड़ा छोटा चैप्टर है, उसके लिए सॉरी। चैप्टर 6। हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नावेल का 6वां चैप्टर, वो भी बिना देरी किए बगैर। ध्रुव अभी ये सब सोच ही रहा था और वो ये सब सोच सोच के खुश हो रहा था कि तभी उसके वार्ड के कमरे का डोर खुला और एक 40 से 45 उम्र की महिला अंदर आती है और ध्रुव के पास आकर वही उसके पास में बैठ जाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ से फेरने लगती है और उससे कहती है, जल्दी से ठीक हो बेटा, अब और नहीं सहा जाता तुमको ऐसे देखते हुए। वही जो ध्रुव अपनी आंखें बंद कर लेता हुआ था, वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलकर उस महिला की तरफ देखता है तो पाता है उस महिला की आंखों में आंसू थे। शायद अपने बेटे को ऐसी हालत को देखकर उस महिला को आंखों में आंसू थे। जब वो महिला ध्रुव को अपने तरफ देखता पाती है तो बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, बेटा तुझे होश आ गया, अब तुझे कैसा लगा रहा है? रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। फिर वो महिला डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। वही ध्रुव, जो महिला को इतनी देर से परेशान होकर देख रहा था, वो अपने मन में कहता है, काश पिछले जन्म में ऐसी माँ होती तो कितना अच्छा होता, तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं बितानी नहीं पड़ती। खैर, जो अब नहीं हुआ वो अब होगा। वही जो महिला जो डॉक्टर को बुलाने गई थी, वो डॉक्टर को बुला के ले आती है और डॉक्टर ध्रुव को चेक करने लगते हैं। थोड़ी देर चेक करने के बाद वो डॉक्टर उस महिला से कहता है, देखिए मिसेस जायसवाल, अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी बहुत इंजरी है जो वक्त के साथ सही हो जाएगी। अब आप चाहे तो इन्हें आप घर लेकर जा सकती है। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। वही वो महिला जब डॉक्टर की बात सुनती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और खुश होते हुए ध्रुव के पास आती है और उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोलती है, अब मेरा बच्चा कैसा है? जिस पर ध्रुव अपनी दबी हुई आवाज में कहता है, मैं ठीक हूँ माँ, आप परेशान मत हो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर मेरा बेटा कह रहा है तो मैं नहीं होती परेशान, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे अपनी माँ को ऐसे देखते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चलो अच्छा, अब चलो फ्रेश हो जाओ, मैं डिस्चार्ज पेपर लेकर आती हूँ। फिर वो महिला ध्रुव को धीरे से उठाकर उसे बाथरूम में भेज देती है और वो डिस्चार्ज पेपर लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद ध्रुव फ्रेश होकर धीरे धीरे चलकर रूम में वापस आकर बेड में बैठ जाता है और वो अपनी माँ का इंतजार करने लगता है और अपने मन में कहता है, अब से मेरी न्यू जिंदगी शुरू हुई। तभी वो महिला ध्रुव के वार्ड में वापस आती है तो वो ध्रुव को अपने बेड में बैठा हुआ पाती है। वो महिला ध्रुव के पास आकर कहती है, आयन चलो बेटा, अब घर चलते हैं। इतना कहकर वो ध्रुव सहारा देते हुए अस्पताल से बाहर ले आती है और एक टैक्सी को रुकवा कर दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। तो आइए जानते आयन की फैमिली के बारे। ये जो महिला जो ध्रुव को लेकर गई है, इनका नाम है निशा जायसवाल है। ये कहने को हाउसवाइफ है, लेकिन ये जब घर में फ्री होती है तब ये घर में बैठे बैठे पार्ट टाइम जॉब करती है। और इनका हस्बैंड हेमंत जायसवाल ये भी एक प्राइवेट जॉब करते हैं और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। बेटी का नाम नेहा जायसवाल, जो कि अभी हाई स्कूल में पढ़ रही है। नेहा बहुत चुलबुली और मुफ्त वाली है, जो उसके मुंह में आता है वो बोल देती है। इसी वजह से इसकी अपने भाई नहीं पटती है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। और अब आते हैं अपने कहानी के हीरो के बारे। आयन जायसवाल दिखने में ठीक ठाक लगता है और ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, या ये कहे कि इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। एपिसोड 7, आर्यन का रियलिटी को एक्सेप्ट करना। अब हम अब से ध्रुव को आर्यन को कहकर ही बुलाएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। थोड़ी देर बाद आयन अपनी माँ के साथ टैक्सी में एक छोटे से घर के सामने रुकी, जिस पर आयन और उसकी माँ टैक्सी से बाहर निकल गए और उसकी माँ ने टैक्सी का किराया देकर आयन को लेकर घर के अंदर चली गई। आयन घर को बहुत ध्यान से देख रहा था। घर देखने में ठीक ठाक ही था। घर 2 मंजिल का बना था। नीचे एक बेडरूम और किचन के साथ साथ एक छोटा सा लिविंग एरिया था और उसके ऊपर 2 बेडरूम थे, एक आयन का और एक उसकी बहन का। ध्रुव अभी घर देखने में बिजी ही था कि तभी उसकी माँ यानी निशा की आवाज आई, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो? इस सवाल पर आयन थोड़ा हड़बड़ा गया। वो थोड़ा अटकते हुए बोला, माँ ऐसा नहीं है, वो तो ऐसे ही। इसके आगे आर्यन कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया रहा था कि वो क्या कहे। वही निशा ध्रुव को ऐसे देखते थोड़ा सा हंस देती है और कहती है, तुम तो ऐसे हड़बड़ा रहे हो जैसे कोई तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। खैर ये सब छोड़ो, तुम जाओ अपने कमरे में थोड़ा रेस्ट कर लो जाके। जिस पर आयन अपने कमरे में जाकर अपने रूम का डोर बंद कर लेता है।
रूम के डोर बंद करते ही वो थोड़ा रिलैक्स होता है और अपने आप से कहता है बच बाल बाल बच गए ध्रुव। फिर वो थोड़ी गहरी गहरी सांस लेने लगता है। थोड़ी देर बाद आयन अपने आप से कहता है अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तुमको रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। सबसे पहले आज तेरा नाम ध्रुव नहीं आयन है और तुझे बॉडी को इम्प्रूव करनी होगी क्योंकि ये बॉडी अभी बहुत कमजोर है और इस आर्यन को इमेज को भी थोड़ा सुधारना होगा क्योंकि मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जी सकता है। फिर आर्यन कमरे में लगे शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को देखने लगता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि आयन इस वक्त बहुत ही बुरा लग रहा था। उसकी बॉडी बिल्कुल सूख के कांटे हो गई थी। फिर थोड़ा सोचकर उसे सिस्टम को बुलाने का फैसला किया। सिस्टम जिस आयन के दिमाग में फिर से पहली की तरह इंटरफेस खुलता है और उसमें एक लड़की बाहर आती है और आर्यन से बोलती है यस बॉस आपने मुझे याद किया, जिस पर आयन हाँ में जवाब देता है और वो सिस्टम से कहता है सिस्टम क्या मैं तुम्हारा नाम वगैरह रख सकता हूँ क्योंकि मुझे ये सिस्टम नाम बुलाकर बड़ा अजीब लगता है। जिस पर सिस्टम कहता है बिल्कुल आप मेरे बॉस हैं तो आपको जो मेरा नाम रखना है रख लीजिए। जिस पर आयन कहता है तो आज से तुम्हें काया बुलाऊंगा क्योंकि तुम फीमेल एआई हो इसलिए मैं तुम्हें आज से काया ही कहकर बुलाऊंगा। फिर आयन आगे कहता है काया मुझे मेरी बॉडी में इस वक्त बहुत कमजोरी लग रही है, क्या इसमें मेरी कुछ हेल्प कर सकती है। जिस पर सिस्टम कहता है यस बॉस मैं आपकी बॉडी को चुटकियों में इम्प्रूव कर सकती है लेकिन पहले आप आराम से लेट जाइए क्योंकि इसमें आपको थोड़ा दर्द होगा। जिस पर आर्यन बेड में जाकर लेट जाता है। बेड में लेटने के बाद आयन को सिस्टम की आवाज सुनाई पड़ती है आप पहले अपना स्टेटस देख लीजिए। स्टेमिना 0-0, विटलिटी 0, ENRGY 0। स्टेटस को देखकर आयन अपने मन में कहता है वाह इस बॉडी के स्टेटस काफी अच्छा है। जिस पर सिस्टम कहती है इस बॉडी के स्टेटस बहुत ही ज्यादा बेकार है और अब मैं तुम्हारे बॉडी को इम्प्रूवमेंट को बढ़ा रही हूँ। जिस पर आयन की बॉडी में बहुत तेज दर्द होता है। जिस पर आर्यन काया से कहता है काया इतना दर्द क्यों हो रहा है। जिस पर काया कहती है बॉस ये बॉडी इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर है इसलिए आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, आप थोड़ा बर्दाश्त करो। जिस पर आर्यन कहता है काया मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसे रोको नहीं तो मर जाऊंगा। जिस पर काया कहती है बॉस मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि एक चीज का प्रोसेस शुरू हो जाए तो उसको बीच में रोकने पर आपको और भी ज्यादा तकलीफ होगी। और इधर आयन से दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। जिस पर काया उसे चेक करती है। चेक करने के बाद काया अपने आप से कहती है थैंक गॉड बॉस सिर्फ बेहोश हुए वरना मुझे पहली बार की तरह फिर कोई बॉडी ढूंढने पड़ती है। और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब काया वापस चली जाती है। करीब 5 से 6 घंटे बाद आयन को होश आता है। आयन की आंख खुलते ही अपने बगल में अपनी मां को पाता है जो उसके सर पर प्यार से सहला रही थी और अपनी आंख बंद करके बैठी थी। फिर वो अपनी नजरें घुमा के देखता है तो उसे एक लड़की अपने दूसरे साइड में अपना हेड डाउन करके सोती हुई नजर आ रही थी। आयन समझ गया ये कोई और नहीं उसकी बहन निया है। निया सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। अभी आर्यन कुछ और करता है उतने में उसे अपनी माँ आवाज सुनाई पड़ी बेटा तू चल तू फ्रेश हो जा जाके, तब तक मैं डिनर रेडी करती हूँ। निशा की आवाज से निया की भी नींद खुल गई थी। निया की नींद खुलती ही वो अपने भाई से पूछती है भाई अब आप कैसे हो। जिस पर आयन कहता है मैं ठीक हूँ। फिर वो उठकर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में जाकर आयन अपने आप बाथरूम के शीशे में देखता है तो वो शॉक हो जाता है। एपिसोड 8 आयन की ट्रेनिंग। आर्यन बाथरूम में फर्श होने के लिए जाता है और जब वो अपने आप को देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि आयन की बॉडी इस वक्त बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। अब उसके मसल्स भी दिखने लगते हैं। अपने बॉडी की इतनी इंप्रूवमेंट देखने से आयन अपने आप से कहता है इतना फर्क पड़ेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर आयन फ्रेश होकर रूम में आता है और अपने आप को शीशे में देखता है और अपने बाल को सेट करता है और फिर वो नीचे चला जाता है। नीचे जाकर आर्यन देखता है कि उसकी माँ और उसकी बहन उसके आने का इंतजार कर रही है इसलिए वो बिना देरी किए डिनर टेबल पर बैठा जाता है। तब उसकी माँ निशा जो आर्यन का इंतजार कर रही है वो आयन की खाने के लिए प्लेट लगा देती है और निया के लिए भी। सब लोग शांति से डिनर टेबल पर डिनर कर रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद आयन डिनर करने के बाद बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उसे निया की आवाज सुनाई पड़ी भाई अगले हफ्ते कॉलेज एडमिशन के लिए एग्जाम है और कल फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट है तो भाई आप देख लो आपको क्या करना। जिस पर आयन बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। रूम में आने के बाद आयन अपने रूम को अच्छे से देखने लगता है क्योंकि जब से वो इस घर में आया है तब से उसने कुछ नहीं देखा था, इसलिए आर्यन अपने रूम को अच्छे से देखता है। सब चीजें अपने सही जगह सलीके से रखी हुई थी। आयन अपने रूम को देखने के बाद उसके नज़र वही बेड के बगल में टेबल पर रखे लैपटॉप और मोबाइल पर पड़ी। आयन समझ गया ये लैपटॉप जरूर आयन का ही होगा, इसलिए वो वही टेबल की ओर चला गया और लैपटॉप और मोबाइल लेकर अपने बेड में बैठ गया। सबसे पहले आयन से लैपटॉप खोला लेकिन जब उसने लैपटॉप खोला तब उसमें पासवर्ड लगा हुआ था, इसलिए वो काया को बुलाता है काया इसका पासवर्ड क्या। जिस पर काया थोड़ी देर उस लैपटॉप का पासवर्ड बता देती है जिस वजह से आयन उस पासवर्ड को डालता है जिस पर लैपटॉप तुरंत खुल जाता है।
लैपटॉप खुलने के बाद आयन लैपटॉप में सब चीजें देखता है। उसमें आयन की कुछ फोटो और कुछ उसकी फैमिली की फोटो रहती है। आयन कुछ जरूरी चीजें रखकर पूरे लैपटॉप को रिसेट कर देता है। लैपटॉप रिसेट करने के बाद आयन एंट्रेंस एग्जाम की वेबसाइट खोलकर अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर देता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आयन ध्रुव के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, इसलिए वो गूगल करता है जिसमें ध्रुव के बारे में लिखा होता है कि उसमें ध्रुव के बारे में वही लिखा हुआ था जो उसके साथ हुआ था। आयन एक न्यूज क्लिप खोलता है। आज की ताजा खबर, ध्रुव सिघनिया जो कि आज ही सिघनिया परिवार से बेदखल कर दिया गया था। हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है ध्रुव जो इस शहर से छोड़कर जा रहे थे, रास्ते में उनकी ट्रेन पटरी से उतरने के कारण से उनकी मौत हो चुकी है। और सूत्रों से भी पता चला कि जब उनकी ट्रेन पटरी से उतरी थी तब उसके आधे घंटे के बाद जिस डिब्बे में ध्रुव का कंपार्टमेंट ब्लास्ट हो गया था, जिसमें ध्रुव की बॉडी पूरी तरीके जल चुकी है। इस वजह से उनके दादाजी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उनके दादाजी के हार्ट अटैक के आने की वजह उनकी धर्मपत्नी की भी मौत गई है। वही जब आर्यन जब ये न्यूज़ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो अपने आप को कोसता है और अपने आप से कहता है, कहा था दादाजी कि आप अपने फैसले से पछताएंगे, देखिए आपके एक फैसले पूरा परिवार बिखर गया। ये सब बोलते हुए आयन की आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़ककर लैपटॉप के स्क्रीन पर गिर जाते हैं। जब आयन को एहसास होता है कि उसकी आंखों में आंसू है तो वो तुरंत अपने आंसू पोंछता है और लैपटॉप बंद कर अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट जाता है, लेकिन उसे चैन नहीं आता है, इसलिए वो उठकर कमरे की बालकनी में चला जाता है। बालकनी में जाकर आयन को थोड़ी राहत महसूस होती है। उसके चेहरे पर ठंडी ठंडी हवाएं छूकर बार बार निकल रही थी, जिस वजह से आयन को मन थोड़ा शांत हो जाता है, जिस वजह से उसे नींद आने लगती है, इसलिए वो भी वापस कमरे आकर सोने चला जाता है। अगली सुबह आयन की नींद सुबह 5 बजे नींद खुलती है। नींद के खुलते ही आयन फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद आयन कमरे से बाहर निकलकर रूफ में चला जाता है। जब आर्यन रूफ पर आता है तो देखता है अभी बाहर अंधेरा है। आयन इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। आर्यन काया को बुलाता है और काया से कहता है, काया आज से मेरी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करो, मैं अब हर चीज को सीखना चाहता हूँ। जिस पर काया कहती है यस बॉस। फिर आयन की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। करीब 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद आयन बुरी तरीके से थक गया था, जिस पर आयन काया से कहता है, काया क्या पूरी ट्रेनिंग एक दिन में करवाने का मन है? क्या एक दिन में मेरी ऐसी हालत कर दी है तो फिर आगे क्या होगा? नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, अब मैं कल करूंगा। जिस पर काया अपना नमे सर हिला देती है, मनो वो कह रही हो इसका कुछ नहीं हो सकता है। वही आयन धीरे धीरे अपने कमरे में वापस आता है और फिर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद आयन फ्रेश होने के बाद बेड पर पसर जाता है और वो थोड़ी देर में ही सो जाता है। एपिसोड 9 भाई बहन की नोक झोंक। आर्यन जब कमरे में आता है तो उसे अपनी बॉडी में बहुत दर्द महसूस होता है, इसलिए वो अपने बेड पर लेट जाता है और थोड़ी देर में ही वह फिर से सो जाता है। इधर उसकी मां यानी निशा जायसवाल जो कि आर्यन का इंतजार कर रही थी, वो अपने ही में बड़बड़ते हुए ये कहती है, इसे क्या हो गया है? जब से ये हॉस्पिटल से आया है तब से बदला बदला लग रहा है, नहीं तो ये रोज अपने फ्रेंड्स के आवारागर्दी करता रहता था। तभी उसे निया की आवाज सुनाई पड़ती है, क्या हुआ माँ, आप अपने में क्या बड़बड़ा रही हो? कोई परेशानी है क्या? और भाई अभी नहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए? जिस पर उसकी माँ कहती है, पता नहीं लग रहा अभी सो रहा है, मैं जैक देखती हूँ, तू जरा किचन का काम थोड़ा संभल, मैं आती हूँ। देखकर इतना कहा उसकी माँ आर्यन के कमरे की तरफ चली गई। जब उसकी मां आर्यन के कमरे में आती है तो वो देखती है कि आर्यन अभी भी सो रहा है, तो वो आर्यन की सिरहाने बैठ जाती है और उसके सर पर प्यार से सहलाने लगती है और उससे कहती है, आर्यन बेटा उठ जा, देख सुबह हो गई और कितनी देर तक सोएगा, अब उठ जा। जिस आर्यन थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहता है, मां अभी मुझे बहुत तेज नींद आ रही, अभी मुझे सोने दो। इतना कहकर वो करवट बदलकर वापस से सो जाता है। जब उसकी मां आर्यन को वापस से सोते हुए देखती है तो वो फिर से आर्यन से कहती है, उठ जा नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगी, तब तू सोते रहना। आर्यन जब अपनी मां की बात सुनता है तब उसके दिमाग में घंटी बजती है, क्योंकि आर्यन को पता चल गया था कि आर्यन और उसके पापा से कुछ खास नहीं बनती थी और जब भी आर्यन कुछ गलत करता था या जो चीज करने लायक नहीं होती थी तब उसके पापा के साथ झगड़ा हो जाता है। इसलिए आर्यन भी बिना देरी किए उठ गया, क्योंकि उसे पता था अगर वो नहीं उठेगा तो उसकी मां उसके सर पर बैठकर पापा की धमकी देती रहेगी। आर्यन उठकर फ्रेश होने चला जाता है। वही जब उसकी मां देखती है कि उसके एक बार में उसके पापा की धमकी में उठ गया तो उसे थोड़ा ताजुब होता है, क्योंकि पहले वाला आर्यन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी तो चाहे जो कह लो वो तो किसी की नहीं सुनता था, पर अब क्या हो गया जो आर्यन ऐसे बर्ताव कर रहा है? वही अभी उसकी मां अपनी सोच में गुम थी, तब आर्यन फर्श होकर रूम में आया तो उसने देखा कि उसकी मां अभी भी अपनी सोच में गुम है। तो आर्यन अपनी मां के पास आता है और कहता है, मां क्या हो गया, आप किस सोच में गुम हो गई? जिस पर उसकी मां अपनी सोच से बाहर नहीं है और आर्यन से कहती है, नहीं नहीं तो मैं किस सोच में गुम हूं, मैं तो किसी भी सोच में गुम नहीं हूं, तू चल ब्रेकफास्ट कर ले, चलकर। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई।
वही आर्यन अपनी सोच में गुम हो गया और वो अपने मन में कहता है, जानता हूँ माँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं खुद खर्च बन रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, काश मैं कुछ कर पाता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अब वैसा बनूंगा जैसा आप लोग चाहोगी। इतना कहकर वो नीचे चला जाता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। तब उसकी माँ आर्यन को ब्रेकफास्ट देती है। वही निया जो किचन में काम कर रही थी वो बाहर आकर आर्यन के बगल में बैठ जाती है और उसे एक तक देखने लगती है। और जब आर्यन निया को अपने तरफ घूरते हुए देखता है तो आर्यन उससे कहता है, क्या हुआ, तू ऐसे मुझे घूर कर क्यों देख रही हो? जिस पर निया कहती है, भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप बदल गए हो। जिस पर आर्यन को ठसका लगता है और वो खांसने लगता है। जब आर्यन को खांसते हुए उसकी माँ देखती है तो उसकी माँ उसको पानी पिलाती है और उससे कहती है, आराम से बेटा, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है, आराम से खाओ और तू अपने भाई को ऐसे मत घूर। और तू ये क्या कह रही हो कि आर्यन बदल गया है? जिस पर निया कहती है, माँ मैं तो ऐसे कह रही थी, अब मुझको थोड़ी पता था कि मैं ऐसा कहूंगी तो भाई को ठसका लग जाएगा। और फिर अपने भाई की तरफ देखती है और उसे कहती है, सॉरी भाई, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। जिस पर आर्यन कहता है, अरे नहीं निया, इट्स ओके, और तू बता तेरी पाई कैसे चल रही है? अब बारी निया की थी। जब आर्यन उससे पाई को पूछता है तो निया को ठसका लगता है और उसको खांसी आने लगती है। तब उसकी माँ उसको भी पानी का गिलास आगे बढ़ती है जिससे निया तुरंत गिलास उठाकर पानी पी लेती है। वही उन दोनों देखकर निशा कहती है, तुम दोनों हो, क्या हो गया है? अभी आर्यन को ठसका लगा और अब तुमको? जिस पर निया कहती है, माँ मुझे काम है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ भाग गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो यहाँ रही तो उसका भाई उसकी पोल खोल देगा। वही आर्यन निया को अपने कमरे की तरफ भागकर जाते हुए देखता है तो उसे मन ही मन बहुत हंसी आती है। एपिसोड 10, माँ बेटे की बातचीत। नेहा के जाते ही आर्यन मन ही मन बहुत हंसता है, क्योंकि उसे पहले वाल आर्यन के मेमोरी से पता चल गया था कि उसकी बहन भी कुछ खास नहीं पढ़ाई लिखाई, इसलिए आर्यन को बहुत हंसी आ रही थी। आर्यन ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ पापा कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं? जब मैं हॉस्पिटल से घर आया हूँ तब पापा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। इस पर उसकी मां निशा पहले तो आर्यन को एक तक देखने लगती है, क्योंकि आज से पहले आर्यन कभी भी अपने पापा की खबर नहीं लेता है, यहाँ तक वो कहाँ जाते क्या करते हैं। और आज अचानक से वो अपने पापा की चिंता होने लगी। वही जब आर्यन को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने अपने मन में कहा, क्या हुआ, कहीं मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया? तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसे पता चला कि आर्यन तो कभी भी अपने पापा की खबर कभी नहीं लेता था। इस पर आर्यन अपने आप से कहता है, कैसा बेटा है जो अपने बाप की खबर नहीं रखता है, बस पूरे आवारागर्दी ही सिर्फ करा करता था क्या? फिर वो अपनी माँ की तरफ देखता है और अपनी माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, आप किस सोच में गुम हो गई? जिस पर उसकी माँ निशा अपने होश में वापस आती है और आर्यन की तरफ देखती और कहती है, आर्यन तुझे हुआ क्या है? जब से तू हॉस्पिटल से आया है तब से तू अजीब सा बर्ताव कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्पिटल से मेरे बेटे की जगह कोई और आ गया है। जिस पर आर्यन थोड़ा हड़बड़ा जाता है और अपनी माँ से अपनी लड़खड़ाती आवाज से में कहता है, क्या माँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि हॉस्पिटल से मेरी जगह और कोई आ गया है? हालांकि आर्यन ये सब कहते हुए उसकी जुबान बहुत ज्यादा लड़खड़ाती है, लेकिन फिर भी वो कैसे न कैसे कर अपने आप को कंट्रोल करता है और अपनी माँ की तरफ देखता है। जब उसे अपनी माँ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल देता है। उसको जाते देखकर उसकी माँ निशा उससे कहती है, अरे अब तू कहाँ जा रहा है? जिस पर आर्यन कहता है, माँ मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। और कहा, क्योंकि आपने तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, अरे पहले तू रुक तो तब तो मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगी, आ मेरे पास। जिस पर आर्यन वापस अपने माँ के पास जाकर बैठ जाता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, वो क्या है न, आज से कभी भी तूने ऐसे नहीं पूछा अपने पापा के बारे और आज अचानक से तूने पूछ लिया, इसलिए मैं थोड़ा शॉक हो गई थी। मैं जानता हूँ माँ मैं पहले कैसा था, लेकिन अब माँ मैं बदलना चाहता हूँ, आर्यन से अपनी माँ से कहा। जिस पर आर्यन की माँ बहुत खुश होती है और वो आर्यन से कहती है, सच में अगर आर्यन, अगर तू सुधरना चाहता है न, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ रहेगी, कोई भी तुझे जरूरत है तो सबसे पहले तू अपनी माँ के पास आएगा। जिस पर आर्यन कहता है, हाँ माँ, मुझे कोई भी जरूरत होगी तो सबसे पहले मैं तेरे पास ही आऊंगा, और वैसे भी तेरे सिवा और कौन है इस दुनिया में। हालांकि ये लास्ट वाली बात उसने बहुत ही धीरे से कही थी, जिस वजह से उसकी माँ ये बात नहीं सुन पाई थी। फिर आर्यन अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरे सवाल का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया, बताए ना पापा के बारे में, पापा कहाँ है? जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, अरे तेरे पापा कंपनी के काम से टूर पर गए हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे। वही आर्यन आगे और कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था और ये सब उसकी माँ बखूबी देख पा रही थी, इसलिए उसकी माँ निशा आर्यन से कहती है, क्या बात है आर्यन, कुछ तुझे कहना? जिस पर आर्यन अपनी माँ को एक टक देखने लगता है। वो सोचने लगता है, क्या माँ ऐसी ही होती है जो मेरे बिना ही कुछ कहे? समझ गई।
वही उसकी मां निशा आर्यन को अपने तरफ ऐसे देखने की वजह से थोड़ा बुरा लगता है। उनको लगता है शायद आर्यन को बुरा लग गया, इसलिए वो आर्यन से कहती है, आर्यन अगर मेरी बातों को बुरा लगा हो तो सॉरी। जिस पर आर्यन झट से कहता है, अरे नहीं माँ, मुझे बुरा नहीं लगा, वो तो मुझे कुछ याद आ गया था इसलिए। और ये आप सॉरी क्यों कह रही हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि आज तक न जाने कितनी गलतियां की है, उसके लिए मुझे माफी मांगने चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, अब से मैं अब कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे आप हट हो। वही उसकी मां जब आर्यन को माफी मांगते हुए देखती है तो उससे कहती है, आर्यन अगर तुमको अपनी गलतियों का एहसास है तो ये बहुत अच्छी बात है, और रही बात माफी की तो मैंने तो कब का तुझे माफ कर दिया था, और वैसे भी कोई मां अपने बेटे से नाराज थोड़ी देर सकती है। इस पर आर्यन अपने मां गले लग जाता है और उससे कहता है, अब आप जैसा कहोगी मां मैं वैसे ही करूंगा। अभी आर्यन कुछ आगे कहता उससे पहले उसकी मां उससे कहती है, सशह अब सारी बात यही खत्म हुई, अब इस बारे कोई बात नहीं होगी हम। जिस पर आर्यन कहता है, हाँ मां मैं अब वैसे ही बनूंगा जैसा आप कहोगी। YouTube चैनल से भी पहले स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी स्टोरी पसंद है उस पर मुझे कमेंट करके मैसेज करें।